नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2024 के अंतर्गत बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत पूछे जाने वाले प्रश्न का जो नेचर है दो प्रकार से लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश का और हिंदी का। और यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि हिंदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हम थोड़ा सा यह बताना चाहते हैं कि कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको हमको किस प्रकार से करना है और टॉपिक किस प्रकार से बनते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करने के पहले यह आपसे अपेक्षा है कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो हमारा आज का पहला क्लास भाषा से संबंधित हम हिंदी पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। यहां हमें क्या देखना है, पर्यायवाची से पहला क्वेश्चन लिया जा रहा है कि पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। अब पर्यायवाची किसका है, पारितोषिक का जो है पारितोषिक का प्राप्त करना, अर्थात यहां यह इसका पर्यायवाची है इनाम। क्या है, पारितोषिक का किसका पर्यायवाची है, इनाम का। पुरस्कार का किसका पर्यायवाची है, इनाम और पुरस्कार। कहने मतलब पारितोषिक का प्राप्त करना, इनाम लेना, पुरस्कार प्राप्त करना आदि इसी का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार से किसी भी शब्द के द्वारा कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, उसका पर्यायवाची यहां आपसे पूछा जाएगा। तो चलें अगले प्रश्नों। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। वहां आपको ए बी सी डी करके 4 प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के विकल्प रहेंगे। उसमें दे दिया गया जैसे कि दोनों का सही नहीं है, या पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है और कौन सा युग्म सही है। कुछ युग्म ऐसे दे दिए जाएंगे जिसका युग्म ही सही नहीं होगा, कुछ का दिया जाएगा जिसका सही होगा। जैसे हम यहां दे दें अनल और अनिल। क्या दिया गया, अनल और अनिल, अनल और अनिल। अब यहां दोनों का शुद्ध वहां लिखा रहेगा प्रश्नों के अंतर्गत कि अगर इससे शुद्धता मिल रहा है तो यहां आपको देना होगा कि हाँ सही है, जिसका एक अर्थ होता है आग, दूसरे का अर्थ क्या होगा, हवा। तो अनल और अनिल इस ढंग से पर्याय के शब्दों को आपको वहां पर दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, देखा जाए पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है। कहने का मतलब समास के भी प्रश्न यहां दिए जा रहे हैं। तो समास को हम जानने का प्रयास करेंगे। समास में समास है क्या, समास होता है सम धन आस, सम धन आस। सम धन आस का अर्थ है, आस माने होता है क्या मित्रों, आस माने होता है बैठाना, सम माने होता है समान, अर्थात दो या दो से अधिक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को बैठाना, दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाना, दो या दो से अधिक पदों को आपस में मिलाना ही क्या है, आपस में मिला देना ही क्या है, आपस में मिला देना, आपस में मिला देना ही समास है। आपस में मिला देना ही क्या कहलाता है, समास। अर्थात समास का अगर रूप कहा जाए है क्या, भाव क्या है, तो बच्चों समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या करना, संक्षिप्त करना। मूल अर्थ इसका है समास का संक्षिप्त करना। और संक्षिप्त किया कैसे जाएगा, अब यहां संक्षिप्त करने का भाव क्या है कि कम से कम शब्दों में, क्या करा है, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना। कम से कम शब्दों में, कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना ही, शब्दों में अपनी बात कह देना ही, अपनी बात कहना ही क्या है, अपनी बात कहना ही क्या है, समास है। अब कम से कम शब्दों में कैसे बात होगा, जब उस किसी भी वाक्य को बनाते हैं तो कारक का चिन्ह लगा रहता है। अब कारक के पदों को, कारक के चिन्हों को जब हटा दिया जाएगा तो उनका शब्द छोटा हो जाएगा,
प्रश्न यहां क्या दिया है जरा देखा जाए, पॉकेट मार। क्या दिया गया है? प्रश्न यहां आपका है पॉकेट मार। यहां दिया गया है पॉकेट मार। पॉकेट मार का अर्थ क्या है? मारने वाला है। क्या मारता है? पॉकेट को मारता है। कहने का मतलब इसमें जो है द्वितीय पद विशेष है। द्वितीय पद क्या है? द्वितीय पद क्या है? मार रहा है। और क्या मार रहा है? पॉकेट को मार रहा है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके यदि कारक की कोई विभक्ति मिल जा रही है तो ऐसे समास को कहा जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास कहा जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में अगर पूछा जाए कि तत्पुरुष में कौन सा समास है तो बच्चों यह जरूर याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास। समास में भी क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। तो यह प्रश्न हुआ। अगले प्रश्न को देखें हम। अगला प्रश्न है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। अगला प्रश्न क्या है? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। है क्या प्रश्न इसमें? वाक्य में पूछ रहा है कि एक क्या है। यहां प्रश्न क्या दिया? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक क्या है? तो यहां एक, वहां विकल्प आपको क्लियर रखेगा कि एक यहां विशेषण से संबंधित। इसका कहने का भाव बच्चों मित्रों क्या है? विशेषण से। तो इसमें एक क्या है? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। तो एक यहां विशेषण है। एक यहां क्या है? एक यहां विशेषण है। और एक जो विशेषण है वह अगर हम लोग देखें तो विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताना। एक तो विशेषण है, लेकिन विशेषण में भी अगर पूछा गया तो एक किस प्रकार का विशेषण है तो एक जो है वह है संख्यावाचक विशेषण। कैसा विशेषण है? एक क्या है? संख्यावाचक विशेषण। एक क्या है? संख्या। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। तो एक लड़के ने ठीक जो उत्तर दिया, यहां पर हमारा कौन सा शब्द है? संख्या। तो संख्यावाचक कहने मतलब विशेषण के भी भेद किए गए हैं। जो निश्चित संख्यावाचक, यहां क्या कहा जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है तो संख्यावाचक, लेकिन संख्यावाचक में भी क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और जब संख्याएं निश्चित नहीं होंगी तो भी संख्यावाचक होगा, लेकिन ऐसी संख्यावाचक को क्या कहा जाएगा? ऐसी संख्यावाचक को कहा जाएगा अनिश्चित। निश्चित निश्चय संख्या होगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो यहां का जो प्रश्न है, एक यहां क्या है? लड़के की विशेषता जो संख्या को इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण में भी कौन सा? तो संख्यावाचक। पर्याय की दृष्टि में कौन सा युग्म सही नहीं है? वही क्वेश्चन यहां भी आ गया है। यही क्वेश्चन तो त्रुटिपूर्ण है, तो दो शब्द यहां दे दिए जाएंगे, उन्हें पर्याय के रूप में आपको बताना होगा कि इसका अर्थ क्या है सर। और फिर वही क्वेश्चनों को दे दिया पॉकेट मार। जरा सब पर ध्यान दीजिएगा। पॉकेट मार शब्द में कौन सा? कहने का मतलब दोनों प्रश्न यहां रिवीजन के हो गए हैं। जो ऊपर लिखे गए देखें वही शब्द यहां दोहरा दिया गया है। तो पॉकेट मार में कौन सा समास है? यहां भी पॉकेट मार में क्या कहोगे? तत्पुरुष समास। तो चलें अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कली जी किस उपभाषा की बोली है? यहां उपभाषाएं की बोलियों को बताना है कि कली जी किस उपभाषा की बोली है। तो यहां पर आपको बोलियों से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। यह ध्यान देना कि हमारी यह बोली सौर श्रेणी से है, कभ्रंश से है, सौर श्रेणी से है, या बाचड़ से है, या खस से है, तो किससे संबंधित है, यह आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आपको देना है। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? मध्य पहाड़ी गढ़वाली है ना, गढ़वाली आज भाषाएं हैं वह मध्य पहाड़ी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत, मध्य पहाड़ी भाषा के अंतर्गत बोली जाती हैं।
यहां पर कौन सी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? गढ़वाली आज जो हमने बताया कौन सी भाषा के अंतर्गत नहीं आती, तो बहुत सी भाषाएं हैं जो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। जैसे अगर कह दिया जाए पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, कन्नौजी, ये पहाड़ी भाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो पहाड़ी भाषा के अंतर्गत कौन आती है, कौन नहीं आती, तो यह जरूर ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी के अंदर हमारी जो पहाड़ी पूर्वोत्तर के राज्यों की भाषाएं हैं वह लगभग देखा जाए तो पहाड़ी भाषाओं के अंतर्गत आती हैं, और कौन सी पहाड़ी भाषा के अंतर्गत नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ यह ध्यान देना है कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? अब आया बात, संज्ञा से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो संज्ञा में कौन से जातिवाचक, अब यहां बहुत सारे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा, और वहां आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन से जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अगर हमने दे दिया आपको, चलो बताओ भाई कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आता है। जैसे हमने दे दिया दया, सपोज करिए दया, वीर, उत्साह, लड़का। अब इसमें पूछा कि जातिवाचक कौन है तो संज्ञा। संज्ञा के भेद में आप पढ़ेंगे 5 प्रकार की संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक, और जातिवाचक के भी 2 उपभेद किए गए हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसमें आपका किन्हीं भी संज्ञा का, चाहे भाववाचक ले ले, चाहे जातिवाचक या व्यक्तिवाचक लेकर के सारे उदाहरण जातिवाचक का दे दे, या भाववाचक के लेकर के एक उदाहरण जातिवाचक का दे दे, तो यहां आपको जो बताना, सिर्फ ये बताना है कि देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहां पर जात क्या है, जो पूरे समूह का बोध करा दे। जातिवाचक किसे कहेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्णता का बोध करा दे। अगर हमने कह दिया गंगा, अगर हमने कह दिया गंगा, गंगा कहने से हमें किसका बोध हो रहा है, पर्टिकुलर देखा जाए तो एक का बोध हो रहा। लेकिन गंगा ना कह के अगर हम क्या कह दें, नदी, नदी कह दिए तो क्या हो जाएगा, नदी कहते ही हमें संपूर्णता का बोध हो रहा है। जिन शब्दों से हमें संपूर्णता का बोध हो, संपूर्णता मतलब एक का बोध ना हो करके कि उस संपूर्ण जाति का, संपूर्ण समूह का बोध करा दे, ऐसे शब्दों को ही बच्चों मित्रों क्या कहा जाता है, ऐसे शब्दों को ही कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। जैसे अगर कहते हैं शिक्षक, घर, ये हमारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दया, माया, निराशा, अहिंसा, ये सब क्या है, ये हमारे भाव हैं। ये ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, भाव। वहीं राम कह दें, सीता कह दें, ऋग्वेद कह दें, होली कह दें, ये शब्द हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कहने मतलब संज्ञा से प्रश्न संबंधित यहां पूछे जा सकते हैं। अगला है नवोड़ा। नवोड़ा में कौन, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है। समास भी पूछ लिया, अपसंधि भी पूछ रहा है। समास में हमने क्या आपको बताया, समास में हमने कहा कि 2 पद वहां भी मिलेंगे, लेकिन 2 पदों में कारक के चिन्ह के आधार पर भी बताया गया है। तत्पुरुष समास हुआ, द्विग समास हुआ ना, अव्ययी भाव समास हुआ, और बहुब्रीहि समास हुआ, द्वंद्व समास, समास। यहां क्या पूछ रहा है, संधि विच्छेद करना है नवोढ़ा, और संधि विच्छेद के अंतर्गत वहां 2 पद जोड़े जा रहे थे, तब समास बना। यहां 2 वर्ण जोड़े जाएंगे। क्या जोड़ेंगे, 2 वर्णों को, जब 2 वर्ण आपस में मिलेंगे, यहां संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद के अंतर्गत हमें क्या करना है, संधि विच्छेद कहने का मतलब, संधि विच्छेद का अर्थ क्या है, संधि का अर्थ होता है मेल। मेल किसका कराया गया था, मेल कराया जाता है वर्ण का। किसका कराया गया, वर्ण का। और जब इन्हीं मेल हुए वर्णों को हम अलग अलग कर देते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद। नवोढ़ा शब्द दिया गया है।
नवोड़ा। अब नवोड़ा शब्द में कौन सा संधि है यह बताना था, और जब संधि के संदर्भ में हम पढ़ें ये बिल्कुल ध्यान रखें, संधि भी मेल ही है, लेकिन जब दो वर्ण आपस में मिले और दो वर्णों के मिलने से आपस में ध्वनियों में परिवर्तन हो, यहां यह जरूर कॉन्सेप्ट हो कि जब दो वर्ण आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और इन दो वर्णों के मिलने से यदि ध्वनियों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर ध्वनियों में परिवर्तन हो गया, अगर ध्वनियों में परिवर्तन हो गया तो ऐसे शब्द को हम संधि कहते हैं। और अगर दो ध्वनि, दो वर्ण मिले और दो वर्णों के मिलने से आपस में ध्वनियों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। लेकिन इन्हीं दोनों ध्वनियों को या वर्णों को जब हम अलग अलग कर देते हैं, जब हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो ऐसे शब्द वहां पर क्या हो जाता, विच्छेद। यहां दो वर्ण मिले हैं और वह दो वर्ण कौन कौन से शब्द हैं, नवोड़ा, ये दो मिले हुए हैं, तो ये तो संधि ही है, संधि हुआ है। लेकिन इन्हीं को अलग अलग कर देना ही क्या है, जब हम इस नवोड़ा को अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा, विच्छेद। अब इसको अलग कैसे करेंगे जरा देखिए, नवोड़ा, दो वर्ण मिलकर के ही बने हैं, तो पहला इसमें क्या है, नौ, नौ में क्या लगा है, आ के साथ उड़, क्या लगेगा, उड़, और आ और उ मिलकर के क्या बनेंगे, आ और उ मिलकर के ओ का निर्माण होता है, और इसलिए आ और उ मिला तो क्या बन गया, ओ, इसलिए यह संधि है। लेकिन संधि में अगर पूछता है कौन सी संधि है, तो बच्चों यह कौन सी संधि है, यह गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि। ऋजु का पर्यायवाची, ऋजु का अर्थ होता है सरल, सीधा। इसका देखिए पुनः पर्यायवाची से प्रश्न पूछा कि ऋजु का क्या पर्यायवाची होता है, तो यहां ऋजु का हम तभी कर पाएंगे जब इसके अर्थ को जानते हैं। ऋजु का सरल, सीधा, सरल, सीधा आदि इसके पर्यायवाची होते हैं। चलें अगले प्रश्नों को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या है उस पर हम लोग विचार करते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, किन प्रकार को, कैसे टॉपिकों को तैयार करना, यही मेरा मूल उद्देश्य है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। यहां हमें क्या देखना है कि निम्नलिखित में जो शब्द दिए गए हैं इनमें शुद्ध कौन सा है। कोई भी शब्द भी दे सकता है बच्चों, और वाक्य भी पूछा जा सकता है। अब हमें जानना है कि इसमें शुद्ध कौन है। जैसे अगर यह कह दें वाक्य के माध्यम, सीता ने, जरा बताना, सीता ने पत्र लिखा कि लिखी, लिखी कि लिखा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या आप दे दे आशीर्वाद। अब इसमें ये तो शुद्ध लिखा गया है, अगर इसमें से आशीर्वाद को ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, या इस ढंग से लिख दिया जाए, तो इसमें आपको वाक्य के माध्यम से भी लिखा जा सकता है, कोई शब्द भी दिया जा सकता है। तो यहां आपको बताना है कि इसमें कौन है। जैसे हमने दिखा सीता ने पत्र लिखा कि लिखी, तो यहां क्या होगा, सीता ने पत्र लिखा, क्योंकि कर्ता के साथ क्या लग गया, कारक का चिन्ह। अगर कर्ता के साथ कारक चिन्ह लग गया तो क्रिया हमारी किससे प्रभावित होती है, कर्म से। कर्म हमारा क्या है, पत्र है। कर्म हमारा क्या है, पत्र है। और पत्र क्या है, पुल्लिंग है। पत्र क्या है, पुल्लिंग है। इसलिए लिखा शब्द जो यहां आया, लिखी ना होकर के यहां क्या हो जाएगा, लिखा, क्योंकि पत्र हमारा क्या है,
पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी हमारी क्या होगी, पुल्लिंग। कहने का मतलब लिंग वचन कारक के आधार पर या कर्ता के आधार पर या कर्म के आधार पर शब्दों को यहां हमको देखना है कि हमारे वाक्य कब शुद्ध होते हैं। और कभी कभी एक शब्द भी देख देगा और कहेगा इसमें आपको ये बताइए कौन सा इसमें से शुद्ध शब्द है, कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से यहां भी प्रश्न के अंतर्गत बोली जाएंगी। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, यहां पर भी आपको यह देखना है कौन कौन सी बोलियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो बोलियों से संबंधित यहां पर जैसे मारवाड़ी, राजस्थानी, इस प्रकार की बोलियां कितनी आती हैं, कैसे आती हैं, यह पूरा डिटेल हमको इस प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। दक्षिण को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, दक्षिणी को अन्य किस नाम से भी पुकारा जाता है, हिंदवी, हिंदू नहीं, हिंदवी, हिंदू, आज ऐसे शब्द से किन नामों से पुकारा जाता है, यहां है, इस प्रकार की भाषा है। तो कहने का मतलब अब बोलियों के अंतर्गत भी यह चीजें हमको देखी होंगी। दक्षिणी को हिंदवी आदि के नाम से भी पुकारा जाता है। प्राचीन भाषा के अंतर्गत तमिल आदि ऐसी भाषाएं आती हैं जो प्राचीन भाषा के अंतर्गत रखी जाए, वहां आपको यह देखना पड़ेगा इसके अंतर्गत कौन सी भाषा है, कौन सी नहीं है। तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, तुलसीदास जी कवितावली की जो रचना की है इनके द्वारा की गई है, यह रचना ब्रज भाषा में, किस भाषा में की गई है, ब्रज भाषा के अंतर्गत किया गया है। अब भाषा से संबंधित टॉपिक आपको हम बताएंगे, वहां पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे कैसे भाषा, संस्कृत, पाल, प्रकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश अवहट होते हुए यह बोलियों में सौर सेनी, अर्धमागधी, मागधी, फिर हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, महाराष्ट्री, राजस्थानी, ये सारा आपको एक टॉपिक के अंतर्गत बता दिया जाएगा। आज सिर्फ इतना कि तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में किया, तो इन्होंने जो रचना की है वह बच्चों किस भाषा में किया है, ब्रज भाषा में की गई है। अब यहां देखिए, इससे सिर्फ यह जानिए हमारा सिलेबस के आधार पर कैसे पूछा, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने, छोटी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कह देना, खूब बढ़ा चढ़ाकर कह देना ही क्या है, अतिशयोक्ति है। बातों को बढ़ा चढ़ाकर डींग मारना, ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या है, अतिशयोक्ति। अरे अर्थात छोटी बात को जब बढ़ा चढ़ा कर, इसका सटीक उत्तर मुहावरा क्या होगा कि बातों को घुमा फिरा कर बड़वांगी या डींग मारना, मुहावरा इसका क्या है, डींग मारना। छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का अर्थ क्या, डींग मारना, अर्थात ज्यादा से ज्यादा प्रशंसा का पुल बात देना या डींग मारना। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, डींग मारना। अब वहां पेपर में हो सकता है यह सब न हो, लेकिन भाव इसी से संबंधित उत्तर वहां रहेंगे कि बातों को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त करना। जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, अर्थात इतिहास हमारा जो है वह लिखित साक्ष्य के साथ साथ उपलब्ध है। यहां कहा कि ऐसा इतिहास जो इतिहास के भी पूर्व का हो, तो इतिहास के पूर्व का इतिहास जो होगा उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। यहां जो प्रश्न है देखें, जो ज्ञात इतिहास है, जो हमारा इतिहास है, उस इतिहास के पूर्व का इतिहास को क्या कहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल कहा है कि न प्रागैतिहासिक काल में के विषय में हमें जो भी साक्ष्य मिलते हैं वह लिखित साक्ष्य नहीं है, और न लिखित है तो न पढ़ा ही गया है, अर्थात पत्थरों को देख करके, औजारों के देख करके यह काल निर्धारित किया गया है।
और इतिहास क्या है, वहां लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और पढ़े गए हैं, और ऐसे इतिहास को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत दो पीरियड हमारे, दो सभ्यताएं हमारी विद्यमान हैं। वह कौन कौन सी दो सभ्यता विद्यमान हैं? एक हड़प्पा कालीन सभ्यता, दूसरी है वैदिक सभ्यता। दूसरी क्या है? वैदिक, और दूसरा है आधुनिक इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीन काल इतिहास पर अगर हम जिक्र करें तो इतिहास को तीन कालों में विभाजन किया गया। कितने कालों में? तीन कालों में इतिहास को विभाजन किया गया है। पहला काल हमारा क्या है? इतिहास का जब हम विभाजन करते हैं तो इसे तीन काल में रखते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब यहां पूछा गया इतिहास के पूर्व का काल ही क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण से संबंधित जानकारियां मिलती हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत भारत की दो सभ्यताएं आती हैं। एक है आपका, एक सभ्यता आपका है हड़प्पा सभ्यता, और दूसरी सभ्यता आपकी है वैदिक सभ्यता। एक है हड़प्पा सभ्यता, तो दूसरा कौन सी है? वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और दूसरा, और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत छठी शताब्दी के अंतर्गत कहा जाए पूरा इतिहास का जो पीरियड है वह ऐतिहासिक काल के अंतर है, क्योंकि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले और पढ़े गए। और आद्य ऐतिहासिक काल का क्या डिफाइन है कि ऐतिहासिक शास्त्र तो मिले लेकिन पढ़े नहीं गए। न ऐतिहासिक मिला बल्कि पत्थरों के आधार पर कालों वहां जो पत्थरों को देख करके वहां काल का निर्धारण किया गया। तो यहां यह प्रश्न रहा। अगला शब्द जो ज्ञात के इतिहास के, तो चलते हैं अगले प्रश्नों को देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों का है क्या। अगले प्रश्न को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? यहां शुद्धि से अशुद्धि से प्रश्न रहेंगे। जैसे पूछ लिया जाए अंतर्धान, अंतर्धान, ऐसे प्रश्न रहेंगे। तो यहां आपको यह बताना है कि इस शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। कोई भी शब्द दे दिया कि उसका पूछा गया कि इसमें से शुद्ध शब्द को छांटिए। मान लीजिए हमने दे दिया अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंतछरी। इन ऐसे प्रश्न आपके पेपरों में के अंतर्गत आएंगे इसी प्रकार से कि इसमें से आपको यह देखना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। शब्द शुद्धता भी पूछा जा सकता है और वाक्य के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। तो शब्द शुद्धता से भी हो सकता है और अशुद्धता से भी पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखा जाए। तो इसी के साथ मित्रों आज हम लोगों का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। अगले प्रश्नों के तहत हम अच्छे प्रश्न जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न जो पूछे तो गए हैं जिनको आपको याद करना है वो तो नहीं, जो लेकिन ग्रामर से संबंधित हैं उनका हल भी करते चलेंगे और उस हल के माध्यम से उसकी व्याख्या भी करती शुरू हो जाएगी। आज पहला दिन, और इस पहले दिन के साथ एक ज़रूर है कि अपने मित्र दोस्तों से चैनल को देखने और इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसी के साथ आज हम इन्हीं प्रश्नों के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। जय